नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गैर मुल्की लड़की। इसे लिखा है अल्ताफ फातिमा ने। वह गैर मुल्की लड़की जो खीरी जिला लखीमपुर से आई, या यूं कहिए कि विवाह के लिए लाई गई थी, महीनों से यहाँ पड़ी थी और सख्त बोर हो रही थी। इसी बोरियत की अवस्था में उसने अपनी माँ को पत्र में लिखा था, और सुना अम्मा भी, यहाँ पाकिस्तान में लोग शक्कर को चीनी कहते हैं और उसको कुंजी ताले में रखते हैं। और हाँ, यहाँ लड़के लड़कियाँ आपस में हंसी मजाक तक अंग्रेजी में करते हैं। बड़ी देर तक वह अपनी कच्ची कच्ची सी लिखाई में छोटी छोटी सी बातों को महत्व दे देकर लिखती रही, बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से जिस तरह की जिम्मेदारी गैर मुल्कों से पत्र लिखते समय बरती जाती है। और भाई वह क्यों न लिखती, वह कोई ऐसी वैसी तो नहीं थी, खालिस गैर मुल्की लड़की थी। उसके काले बड़े बक्स में सचमुच का पासपोर्ट और वीजा झिलमिल करते रेशमी कपड़ों की तह में रखा था। सरहद पर उसकी पूरी पक्की तलाशी हुई थी और स्टेशन से वह सीधी थाने ले जाई गई थी अपने आगमन की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हर हफ्ते ही वह इसी किस्म के लंबे चौड़े पत्र लिखा करती थी, पूरी तन्मयता और जोश से, इसलिए कि वह यहाँ सख्त बोर हो रही थी और यह कि पच्चीसियों बातें ऐसी थी जिनकी याद हरदम सताया करती थी। अव्वल तो खेरी का वह लखौरी ईंटों का बना पुराने ढंग का मकान, जिसको आपका जी चाहे तो हवेली भी कह सकते हैं, और उसके दालान सहनचियाँ याद आते थे। और फिर आंगन की दीवार से लगा हुआ बेरी, वह छतनार पेड़ जिसमें खट्टे मीठे बेर लगा करते थे, सुर्ख पाले बेसनी बेर जिनको सुनसान दोपहरों में वह बारीक पिसे हुए नमक मिर्च के साथ चटखारे ले लेकर खाया करती थी। और फिर ऊपर से कलईदार नक्शदार कटोरे में भर भर कर ठंडा पानी पिया करती थी। यह और ऐसी ही कितनी अन्य बातों के अलावा उसको अपनी दादी अम्मा और उनकी जली कटी बातें भी कुछ कम याद न आती थीं। पहले पहल जब घर में उसके पाकिस्तान जाने की बातें शुरू हुई तो उसने शुक्र ही किया, अच्छा है, इन कमबख्तों हर दम लड़ने झगड़ने वाली बहनों और लंबी लंबी सूखी सूखी टांगों वाले भाइयों से मुक्ति तो मिलेगी। 24 घंटे उसकी जान को आए रहते थे। फिर उसके कान में यह खबरें भी पड़ने लगीं कि उसकी शादी के लिए वहाँ मजली फूफू के पास भेजा जा रहा है। उई मजली फूफू आज तक अपनी शादी तो करवा न पाई, मेरी खाक करवाएंगी, उसने मन ही मन सोचा, मगर प्रकट में यूं घुन्नी बनी बैठी रही जैसे उसको कुछ खबर ही न हो। लेकिन यह हकीकत है कि जिस तेजी से पासपोर्ट के पड़ाव तय हो रहे थे, उसी तेजी से उसका मस्तिष्क सोचने में व्यस्त था। उई, यह भी कोई बात हुई कि शादी करवाने अपना देश छोड़कर परदेश जाओ? ऐसे क्या पाकिस्तान के लड़कों में सुरखाब के पर लगे हुए हैं? यह क्या इन लोगों के दिल में समाई है जो अपनी लड़कियों को ढकेल ढकेल कर भेज रहे हैं? वहाँ के लोग क्या कहेंगे? और उन दादी अम्मा को देखो, अब कैसी चुप्पी मारे बैठी हैं, सारे तमाशे अपनी आंखों से देख रही हैं। वह सहंची में बैठी सूखी चमरख दादी अम्मा को चुभती नज़रों से घूरती। क्या तो इतनी दकियानूस बनती थी कि जरा दुपट्टा जगह से बेजगह हो और उन्होंने टांग ली। उस दिन जरा सी कनकिया की डोर लूट ली तो जान को आ गई। हुई, क्या हवाई दीदा लड़की उठाई है, पूरा लौंडा है, क्या मज़े से भाइयों के संग लगी कनकब्बे लट रही है, और जो जरा आए गए के सामने जा बैठी तो फौरन टोक देगी, ए बीबी, तुम क्यों बुर्ज मुंह पर चढ़ी आ रही हो, चलो जरा शरबत तो बना लाओ। और अब एकदम ऐसी रोशन ख्याल हो गई कि यह भी ख्याल नहीं कि बेटी उठा पराए देश चलती कर दी। न दूल्हा आया, न बारात चढ़ी, न सूत न कपास, और दुल्हन बेगम चली जा रही हैं जुलाहे से लट्ठम लट्ठा करने। अब कैसी चुप्पी साधी है बड़ी बी ने। बस जम्मू का दिन ऐसी ही उटपटांग बातें सोचते हुए कट जाता। जो सच पूछो तो उसका दिल पढ़ने लिखने से भी उचाट हो गया था। स्कूल जाती और किताबें आला कर डाल देती। अरे जम्मू, सुना है तू अपना विवाह रचाने पाकिस्तान जा रही है? लाजवंती की तरह नाजुक और लचकदार सुरजीत कौर ने उसको छेड़ा। हाँ, जा तो रही हूँ। वह मारे बेबसी के ढिठाई
और चिचड़ेपन पर उतर आई। इस बेचारी को पाकिस्तानी दूल्हा ही जुड़ा। सरोपी आंखें मटकाती। हाँ चल, तुझे भी जुड़वा दूं। फिर वह जलकर सोचती, अभी जुड़ा किस कमबख्त को है, अभी तो बीजा लेकर ढूंढने निकलना है। अरे जम्मो, तुझे खबर है तेरे ससुराल वाले यानी पाकिस्तान वाले कैसी जबान बोलते हैं? सुरजीत फिर बात शुरू कर दी। खबर क्यों नहीं, तेरी ही तरह बैठ कर साडे फाडे किया करते हैं वे। वह जले कटे जवाब दिए चली जाती। भाई जम्मो, सुरजीत से अदब तमीज से बात किया करो। जो सच पूछो तो देश के रिश्ते से यह तुम्हारी ननद लगी। खास उल खास शहर लाहौर से आई है और तुम वहीं चली हो। कमर उल निसा ने अपने हिसाब से बड़ी बुद्धिमता की बात कह दी। जम्मू का बस चलता तो जूता लेकर इन कमबख्तों पर पील पड़ती। नफरत आ रही थी उसको इन सबकी शक्लें देख देख कर। खुद तो कमबख्त अपने अब्बा अम्मा के कूले से लगी बैठी थी। एक वही थी जिसे यूसुफ़े गुमगश्ता की तलाश में भेजा जा रहा था, मगर वह यूं अपनी शिकस्त मानने वाली न थी। उल्टा भभक भभक कर कमर उल निसा को कोसना काटना शुरू कर देती। अल्लाह करे कमरन तुम भी पाकिस्तान ही भेजी जाओ, अल्लाह करे बंगाल को फेंकी जाओ। ए जम्मो, तुम तो ऐसी बेजार हो, वहाँ भी अपने मामू चाचा फूफी के लड़के ही होंगे। कमरन फिर टोकती। हुआ करें, हम उनको क्या जाने। लो भाई, अब वह वहाँ के रहने वाले और हम जम्मू हकला जाती। दरअसल वह इतनी सीधी थी कि अपना मतलब ही उनको न समझा पाती। निगोड़ी जा रही इस घर से दुल्हन बने और मांग में सिंदूर भरवाए बिना। अम्मा बी ने कहा तो दादी अम्मा से था, मगर सुन लिया जम्मू ने। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब जरा ही देर बाद चुन्नू झपट्टा मार के उसके हाथ से जामुनों का प्याला छीन कर ले गया, तो वह उसका बहाना पकड़कर फूट फूट कर रोई। और उसने अपने आप को खूब ही तो कोसा, इतना कि सुनकर अम्मा बी ने घर भर को दुत्कार डाला। अरे भगवानों, अब तो चारों इसको न सताओ, वह तो खुद ही दफा हो रही है। ऐसा हर वक्त उसका पीछा किया कि वतन से बेवतन हो रही है। अब तो सब्र कर लो कुछ दिन। और जब अबू को पता चला कि उनकी बेटी जामुनों के लिए रो रही है, तो खुद उन्होंने उसको गले से लगा लिया। मैं अपनी बिटिया को जामुने मंगा कर दूंगा। और अब्बू कम रखें भी, जम्मू ने सिसकियां लेते हुए कहा। उसको खूब पता था कि पाकिस्तान में कमरख नहीं मिलती। जब उसने कमरखों के ढेर सारे कचालू और नमक डालकर फटकी हुई जामुने खाकर पानी पिया, तो दादी अम्मा अपनी फटी फटी आवाज़ में चिल्लाईं, क्यों नेकबख्त अपनी जान के पीछे पड़ी है? अरे गला बैठ जाएगा। वहाँ वाले क्या कहेंगे कि गला बैठी दुल्हन उतारी? दादी अम्मा के हिसाबों से तो वह उसी दिन दुल्हन बन चुकी थी जिस दिन से मंझली फूफू ने पत्र में लिखा था कि हाँ चंद अच्छे लड़के, रोजगार वाले लड़के नज़र में हैं। जम्मू आ जाए तो उसका इंतजाम हो सकता है। बस लड़की भेज दो, बाकी सारी बातें मैं खुद निपट लूँगी। और जम्मू का यह था कि जब स्कूल जाने को दिल न चाहता तो प्याज की गांठ बगल में दबाकर धूप में पड़ जाती। बुखार चढ़ाने की यह तरकीब उसने सुन रखी थी, मगर बुखार न तब कभी चढ़ा न अब। जो वीजा मिलने वाला था तो बीमार पड़ने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही थी। और यूं वह गैर मुल्की लड़की खीरी से यहाँ आई या लाई गई थी और सख्त बोर हो रही थी, इसलिए कि मजली फूफी खुद तो कॉलेज में पढ़ाती थी और मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की हो गई थी। वह रहती भी थी बड़े चचा के लड़के के साथ। अब यह था कि बड़े चचा के लड़के यानी छोटे भैया बड़े तने तने से रहते थे। वह बड़ी कोठी, एयर कंडीशन कमरे, फ्रिज और जनाब बिजली का टोस्टर और ओवन अल्लाह बल्ला। बैठने को ओपल रिकॉर्ड, बात करने को टेलीफोन। भाई अब पाकिस्तान तो बिल्कुल अमेरिका हो रहा है। उसने सहम कर सोचा, हम बेचारे सीधे साधे लोग ठहरे। न भैया, पाकिस्तानी दूल्हा भी कोई टेढ़ी खीर होगा। और अगर उसके घर में अटम शटम हुआ तो वह तो ऐसी कुबड़ और बेकल सी थी कि सारी मशीनें तोड़ ताड़ बैठ रहेगी। और क्या ताजुब, इतने बड़े नुकसान पर उसको वापसी का टिकट भी मिल जाए। उसकी बिसात ही कितनी थी, 16-17 साल की 9वीं जमात तक पढ़ी हुई, वहाँ के मुट्ठी भर सिमटे सिमटाए मुस्लिम माहौल में पली हुई कसबाती लड़की, इससे ज़्यादा सोच भी क्या सकती थी। मंझली फूफू की अनुपस्थिति में आए गए मेहमान एक कोमल कांत और लजीली सी बेहद सादा लड़की को घर में घूमते फिरते देखकर उसके बारे में पूछताछ करते कि कौन है वह, तो फिर जवाबदेह भाभू क्यों ही होना पड़ता।
वह उस पर तरस खाने के अंदाज में उनको बड़े विस्तार से बताती। सारांश यह होता है कि बेचारी शादी के लिए यहाँ आई है। बात यह है कि सारे ढंग के लड़के तो यहाँ हैं। और वह मन ही मन में कुड़कुड़ाती, बड़े ढंग के लड़के हैं यहाँ के। यहाँ के लड़के खाक भी तो उसकी समझ में ना आए थे। गहरे गहरे रंगों की नीली पीली कमीज, बंदूक की गिलाफ जैसी पतलूने, हर दम मुल्क को आप ही गालियां देते। मुंह से सड़ी हुई शराब के भभके उड़ते। बस फुल स्टॉप पर रेडियो लगा है और उसके आगे भटक रहे हैं। बड़े भैया के वर्ग और माहौल में उसको ऐसे ही लड़के नजर आए थे और वह मुंह भर भर कर एतराज करती। वह अपने दिल में जल जल कर सोचती रहती और मेहमान बीबी एतराज करती, ये अकेली शादी करने आ गए, खुद क्या आ गई, इन बेचारों ने बुला भेजा है। आप वहाँ के हालात तो जानती ही हैं, वहाँ लड़के कहाँ मिलते हैं। ये सब बातें जानबूझकर ऊंची आवाज़ से कहती थीं और जम्मू का खून खौल जाता। कैसी बातें बताती हैं। यह और हुई कि हमारे यहाँ लड़के कहाँ। तो क्या हमारे यहाँ लड़कों का बीज ही मारा गया। हटो, ढेरों लड़के खुद तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। यह और बात है कि उनके घरों में ऐसी अला बला नहीं होती। वे बेचारे तो सीधे सादे कपड़े पहनते और लालटेनों की टिमटिमाती रोशनियों में किताबों पर सिर झुकाए रात गए तक पढ़ा करते हैं। और जब रिश्तेदारों की लड़कियां मिलती तो वह भी उनको हास्यास्पद नज़रों से देखती या फिर नसीहतों पर उतर आती, तुम जरा तो मेकअप करना सीखो। सच्ची बात तो यह थी कि उनको जम्मू की यह हरकत जरा भी अच्छी न लगी कि वीज़ा पासपोर्ट लिए दूल्हा ढूंढने दौड़ चली आई। यहाँ कौन सी लड़कों की फसल कट रही है। यहाँ आप तोड़ा पड़ रहा है, कोई अमेरिका से लिए चला आ रहा है तो कोई फ्रांस से। एक तुम भी आ गई हिस्सा बंटवाने। जम्मू का स्वभाव जिद्दी था। मजाल थी जो किसी की नसीहत मान जाती, ऊँह बकने दो। वह सोचती, दादी अम्मा तो कहा करती हैं कि ज़्यादा श्रृंगार करने वाली लड़कियों के मुंह पर दुल्ही नापे में नूर नहीं उतरता है। अच्छा है, अब कमबख्तों के मुंह पर ठीकरे फूटेंगे। बख्शो, मैं बाज आई तुम्हारे यहाँ के दूल्हा से। तय किए हुए लड़कों में से किसी के साथ सिनेमा हॉल में बैठकर ऊँघना पड़ता था, इसलिए कि वह अंग्रेजी फिल्म उसके कतई पल्ले न पड़ती थी, जिसकी हीरोइन बिल्कुल सिड़नों जैसे रंग ढंग की होती और उसके कपड़े इतने बेकाबू होते कि फिसले पड़ते और वह लड़के इतने बोर कि उसी सिड़न से ही पर मरते। और लड़कियां बेचारियां उनको खुश करने के लिए उसी के स्टाइल के बाल कटा कटा कर दीवानी हुई जाती हैं। वह ऐसी ही बेसुरी बातें सोचती होती कि फूफू का हाथ आगे बढ़ता और बड़ी खूबसूरती से उसके भीगे भीगे उनाबी होठों पर सुर्ख लिपस्टिक थोप देती। वह अचानक ही रुमाल से होठ रगड़ डालती। तौबा, मार जैसे घी सा लग गया हो। मंजली फूफू सकते में आ जाती। यह हमारी भावज ने लड़की पाली है, अब ऐसी लड़की को तो वर मिलना ही मुश्किल था। वह बेदिल से सस्ती बनती तो वाकई उजबक सी उखड़ी उखड़ी नजर आती। सच पूछो तो वह उसके भविष्य से निराश होती जा रही थी। इसे तो कोई मरा टूटा क्लर्क ही कबूल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो वहाँ भी मिल जाता, उसको तो बुलाना ही बेकार हुआ। बाहर से वापस आकर उसको समझाती, डांटती और यह हकीकत उसके मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करती कि तुम फिजूल ही अपने आप को अजनबी समझ रही हो। आखिर ये लड़के कोई गैर तो नहीं, अपने ही रिश्तेदार और मुलाकातियों के लड़के हैं। यहाँ में और वहाँ में फ़र्क ही क्या है। फूफू क्यों नहीं। वाह, ये अच्छी रही। फिर आखिर यह वीज़ा पासपोर्ट और सरहद की तलाशियाँ, यह सब क्या भला है। भाई हम तो गैर मुल्की हैं, वह भी खास जबान चलाती। अच्छा चलो खामोश रहो, सब बकवास है, कोई फ़र्क नहीं। मछली फूफू एक तरफा फैसला सुना देती। ऊह भाई, अजीब घपला है, वह चुप होकर सोचती। मंजली फूफू सदा ही उसकी शिकायतों के दफ्तर अम्मा को लिख भेजती, लेकिन इस बार तो उन्होंने जाने क्या लिख मारा था कि उसके बड़ी मेहनत से लिखे हुए पत्र के जवाब में, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से इशारों ही इशारों में लिखा था कि यहाँ के लड़कों में उसको तो कोई सुरखाब के पर नहीं नजर आते, और यह कि उसमें और इनमें ज़बरदस्त फ़र्क है, दो मुल्कों और समाजों का। अम्मा बी ने उनको एक लंबा चौड़ा और अजीब सा पत्र लिखा था। कस्बाती माहौल में रहने वाली कम पढ़ी माँ ने बड़ी मेहनत से जो फ़िलसफ़ा और दृष्टिकोण अपनी टूटी फूटी और उलझी हुई लिखित में लिखा था, उसका सारांश कुछ यूँ था कि प्यार, खुशामद, नाराज़गी और उलाहनों के साथ साथ उन्होंने उसको समझाया था कि वह फ़र्क जो वह अपने और उनके बीच में पाती है, वह मुल्क, नस्ल और समाज का नहीं, बल्कि वर्गों का है। और जब इंसान अपने वर्ग से निकल
ऊंचे वर्ग में शामिल हो जाते हैं तो सारा फर्क अपने आप मिट जाता है। उन्होंने उसको समझाया था कि उसकी बेहतरी इसी में है कि वह मंझली फूफू के कहने पर अमल करे और वापसी का ख्याल छोड़ दे। पत्र उसके हाथों से गिर गया, जैसे आंखों के नीचे अंधेरा सा आ गया हो। ओह! इस दुनिया में किस कदर घपला है, और दुनिया जिसे वह बहुत छोटी सी और दिलचस्प समझा करती थी, किस कदर विशाल और परेशान कुन है। हाँ तो क्या, वाकई अब अपने वतन से मेरा नाता टूट गया। उसके दिल की धड़कनों ने रुक कर सवाल किया, और जैसे उसकी अम्मा के गिरे हुए पत्र ने सिर उठाकर कहा, हाँ मेरी चंदा, अब तुम इस देश से रिश्ते कायम कर लो। मेरा मतलब उस वर्ग से है। अच्छा अम्मी, अगर तुम्हारी ही मर्जी है तो यही सही। अब मैं अपने वर्ग से कोई वास्ता न रखूंगी। अब तुम मुझे देखोगी तो शायद पहचान भी न पाओ। उस गैर मुल्की लड़की ने खुश्क आंखों और दुखी दिल से सोचा, और अपनी अम्मा का पत्र उठाकर बेध्यानी में चूम लिया। धन्यवाद।